हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ आखिर तक बने रहेंगे और साहब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे। हमारा मोटिव है कि हम आपको अच्छी तरीके से चीज़ों का रिकैप दें। तो ये पावर बूस्टर सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसके अंदर चीज़ें हम आसानी से समझेंगे। तो बैकग्राउंड देखकर तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग पावर शेयरिंग को पढ़ने वाले हैं, यानी ताकत का बंटवारा। इसके अंदर हम पहले दो मॉडल्स को समझेंगे। दो मॉडल्स के अंदर साहब बेल्जियम का मॉडल और उसके बाद श्रीलंका का मॉडल। तो बेल्जियम के अंदर क्या था, बेल्जियम और श्रीलंका का मॉडल समझने के लिए वहाँ के एथनिक डाइवर्सिटी को समझना पड़ेगा ना। तो वहाँ के एथनिक डाइवर्सिटी समझते हैं पहले। तो बेल्जियम के अंदर जो 59% लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और वो क्या बोलते थे जी, वो डच बोलते थे। और बाकी जो 40% लोग थे जो माइनॉरिटी में थे वो लोग रहते थे वेलोनिया रीजन में और वो लोग क्या बोलते थे जी, वो लोग बोलते थे फ्रेंच। अब यही बेल्जियम की कैपिटल आती है जिस कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स के अंदर क्या मामला था, ब्रुसेल्स के अंदर मामला उल्टा था। ब्रुसेल्स के अंदर 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे जो ओवरऑल कंट्री के अंदर माइनॉरिटी में थे, लेकिन कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी में थे। और 20% डच बोलने वाले रहते थे कहाँ जी, कैपिटल के अंदर। इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद ऑन दी अदर हैंड हम लोग श्रीलंका की एथनिक डाइवर्सिटी को समझेंगे। श्रीलंका की एथनिक डाइवर्सिटी के अंदर 74% जो लोग थे वो सिंहाला बोलने वाले थे और बाकी 18% जो माइनॉरिटी में लोग थे वो तमिल बोलने वाले थे। ठीक है जी, इतना हमारे समझ में आ गया। इसके अंदर क्या चीजें थी, इसके अंदर चीजें ये थी कि श्रीलंका 1948 में आजाद होता है और श्रीलंका के अंदर जो मेजॉरिटी सिंहाला बोलने वालों की होती है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग ज्यादा हैं और हम लोगों की ही चलेगी अब मुल्क के अंदर। हमने एथनिक डाइवर्सिटी को समझ लिया। अब एथनिक डाइवर्सिटी के अंदर हम आते हैं पावर शेयरिंग मॉडल पे दोनों कंट्रीज के अंदर। अब श्रीलंका के अंदर क्या होता है जी, श्रीलंका के अंदर 1956 में एक एक्ट पास होता है जिस एक्ट के थ्रू कुछ काम करे जाते हैं। ठीक है जी, क्या काम करे जाते हैं, जो वहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी उसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे उन्हें दी गई भाई साहब प्रायोरिटी। वो लोग कौन, किन लोगों को प्रायोरिटी दी गई, जो सिंहाला बोलने वाले थे। गवर्नमेंट जॉब के अंदर प्रायोरिटी किसे दी गई, तो सिंहाला बोलने वाले थे। बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसे प्रोटेक्ट करना था उस 1956 एक्ट के थ्रू। तो जब इतनी चीजें होंगी तो इस एक्ट के अंदर आपने कहीं भी तमिल बोलने वालों का जिक्र सुना नहीं ना। तो जब तमिल बोलने वालों का जिक्र नहीं है तो वो तो एक्सक्लूड फील करेंगे, एक्सक्लूड यानी अलग अलग फील करेंगे। और जब वो एक्सक्लूड फील करेंगे तो साहब ये चीज तो लड़ाई लाएगी। अब जब उन लोगों को उनके हक नहीं दिए गए, उन लोगों को उनकी प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं करी गई सरकार वहां की श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये चीज तो लड़ाई की तरफ जाएगी। तो अब श्रीलंका चली जाती है साहब सिविल वॉर के अंदर। इतनी चीज समझ में आ गई। अब श्रीलंका के बाद हम आते हैं बेल्जियम मॉडल के ऊपर। बेल्जियम ने ये गलती नहीं करी। बेल्जियम ने 1970 से और 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करा। क्यों अमेंड करा, क्योंकि वहां की जो स्थिति है वो अच्छी तरीके से बनी रहे, वहां कोई परेशानी ना आए, वहां कोई लड़ाई ना हो। अब इसके थ्रू क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो फ्रेंच बोलने वाले थे और जो डच बोलने वाले थे उनकी जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी उन मिनिस्टर्स की जो फ्रेंच भी बोलेंगे और डच भी बोलेंगे, यानी दोनों लैंग्वेज के मिनिस्टर्स कायम ही होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन में होंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो ब्रुसेल्स थी कैपिटल में वहां एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जो बाकी एजुकेशन के एथनिक डाइवर्सिटी वगैरह के मुद्दे देखे। तो बेल्जियम मॉडल हमने समझा, बेल्जियम के अंदर उन्होंने इस चीज को अच्छी तरीके से करा जिसकी वजह से बेल्जियम के अंदर लड़ाई नहीं हुई, बेल्जियम के अंदर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिला सबको। और भाई साहब सबसे बड़ी बात, कंट्री अच्छी तरीके से ग्रो कर पाई, प्रॉस्पेरिटी ला पाई जब सब लोग एक साथ आए। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग समझेंगे डिविजन्स ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर यानी कौन कौन से डिवीजन ऑफ पावर होंगे, पता है किसी को? मैं बताता हूं। पहले तो भाई साहब पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, उसके बाद कौन समझेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्योंकि जी इसके दो रीजंस हैं। पहले रीजन है प्रूडेंशियल रीजन। इस प्रूडेंशियल को रीजन को हम इस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे कि समाज के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, समाज के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, हर डिफरेंट ग्रुप्स की अलग एक्सपेक्टेशन होती है, सबको अलग अलग मांगे होती हैं, तो उन मांगों को पावर शेयर करके अच्छी तरीके से एड्रेस करा जाए, इसलिए पावर शेयरिंग होती है प्रूडेंशियल रीजन की वजह से। क्योंकि जी जब प्रूडेंशियल रीजन नहीं होगा और आप समाज के अंदर किसी दूसरे ग्रुप की बात नहीं सुनेंगे तो कैसा हाल होगा, होगा जी श्रीलंका जैसा हाल। तो समाज के अंदर श्रीलंका जैसा हाल ना हो, आपस में लड़ाई ना हो, इसके लिए तो एक रीजन है प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है जी, इस रीजन को हम प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। दूसरा रीजन मॉरल रीजन। क्यों, क्योंकि जहां डेमोक्रेसी होगी वहां पावर शेयर होगी।
क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो डेमोक्रेसी की सोल है वो सोल क्या है, पावर शेयरिंग। हमने दूसरा रीजन भी समझ लिया। अब मॉडर्न फॉर्म में हम समझेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पहली फॉर्म आती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है जी, अलग अलग ऑर्गन के अंदर पावर शेयर होना, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल के बाद आते हैं हम वर्टिकल पे। वर्टिकल के अंदर क्या होगा जी, वर्टिकल के अंदर अलग अलग लेवल पे शेयर होगी। जैसे सबसे पहले आएगी आपकी सेंट्रल, फिर उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी, वर्टिकल भी समझ में आ गया। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में पावर कैसे शेयर होंगी, वो तो एक दूसरे से इलेक्शन लड़ती हैं। नहीं, इसको समझिए। अब क्या होता है, जब किसी इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉपर मेजोरिटी नहीं आती, क्या नहीं आती जी, मेजोरिटी यानी उसकी बहुमत नहीं आती, तो फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनके आती हैं और फॉर्म करती है सरकार, जिसको हम क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार। यानी सबने एक साथ आके सरकार बनाई, तो जाहिर सी बात है जब सब साथ आके सरकार बनाएंगे तो सबकी कुछ ना कुछ बातें होंगी, सबकी कुछ ना कुछ बातों को समझा जाएगा, एड्रेस करा जाएगा और शेयर करा जाएगा ताकत को अच्छे तरीके से, ताकि सरकार चल सके। तो जी ये थी छोटी सी मुख्तसर सी पावर शेयरिंग की कहानी। हम लोगों ने बहुत ही कम वक्फे में यानी बहुत ही कम टाइम में अच्छी तरीके से चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी और ये चीज़ याद रखें, पावर बूस्टर का काम करेगी आप लोगों के लिए। तो अगर समझ में आई है तो अपनी ताकत दिखाइए, काय की ताकत, सब्सक्राइब की ताकत और पढ़ाई की ताकत। पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए। अब आप लोगों के साथ मैं विदा लेता हूँ। अब उम्मीद है कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो के अंदर। और हाँ, कमेंट सेक्शन में टॉपिक जरूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट समझना है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।